अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन आया। देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया पर वो मिसाइल नहीं बना सकते थे? ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है। हम बना नहीं सकते थे, गलत है, हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद ये रहा होगा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशन की खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, और जो भी 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति यह है कि असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि असॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, आप ही के राज्य में। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं, पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब ये समझिए कि इस ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं हैं, तो मेरे विचार से नज़ारे का नहीं, नज़र का दोष है। अब आप देखिए, इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है। पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया था। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की। यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो, 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया। अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे, और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक की एक पूरी प्रक्रिया है। और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पे पहुंचे होंगे। एक OECD कंट्रीज का आप में से नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें शायद अब पहले 40 थे, अब 50 के आसपास कंट्री हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2048 तक परचेज पावर कैपेसिटी, जो पेइंग पावर कैपेसिटी होती अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पेइंग पावर के पैरिटी ये होती है कि जैसे अब ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती है। अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती है, वहाँ $1 की मिलती है। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है। तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहां किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता। वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है, आप चिंता मत करिए। अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी बनेंगे। मगर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहां तक अगले 25 साल में जा सकती है, हमने कल्पना नहीं की है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले चले जाइए, 1996 में, 26 साल पहले
आप में से बहुत लोगों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली गैरी कास्पारोव के साथ। आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में। वो एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की, कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल होंगे। मुझे याद है, मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तब हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो अब गूगल मैप हर फोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4,500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था, बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। अब फ्री में सभी के हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कितनी दूर तक अगले 25 साल में जा सकता है, पूरा एक विजन होना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया हो, या इंटरनेट के कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो, या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो 6 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये सब इसलिए जरूरी था। या डिजिटल पेमेंट में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं, कि अगले 25 साल में हम टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचेंगे, इस बारे में हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी जैन साहब कह रहे थे, तो ये भी याद दिलाते हैं, 2014 से पहले स्टार्टअप सिर्फ 500 के आसपास थे, अब 70,000 के आसपास है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हम अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनियों में से, देशों में से एक हो गए हैं। यानी इतनी फास्ट गति से हमारी ग्रोथ हो रही है। और आप यह भी समझिए कि इस परिवर्तन के इस दौर में, जब हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी थी, उन्होंने कहा जी आपको मदद की ज़रूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए, और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे, पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला, और जाके फिर मैंने नए सिरे से रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे। यही हमारा भवितव्य है।